कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। लवणीय, क्षारीय तथा अम्लीय मृदाओं के सुधार पर जानकारी। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के प्रबंधन पर जानकारी। किसान भाइयों, प्रदेश की ऊसर भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख हेक्टेयर से भी अधिक है। ऐसे मृदा में यदि आप खेती करते हैं तो फसल उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी भूमि क्षारीय, लवणीय और ऊसर है तो आपको पहले इनके सुधार करने की आवश्यकता है अथवा इन मृदाओं के अनुरूप फसलें लेना आवश्यक होता है। परंतु अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन भूमियों को कैसे सुधारा जाए और कौन सी फसलों का चयन किया जाए। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आइए चर्चा करते हैं ऊसर मृदाओं की पहचान व सुधार के बारे में। किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि ऊसर भूमि होती क्या है। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय तथा अम्लीय, जो कि खेती योग्य भूमि नहीं होती। यदि लवणीय मिट्टी की बात करें तो इसका पीएच मान 7.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है और ऐसी मृदाओं की सतह पर रेत जमी हुई रहती है। अब यदि क्षारीय मृदाओं की बात करें तो इसका पीएच मान 8.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा लवण युक्त क्षारीय मिट्टी में दोनों के ही मृदाओं के मिश्रित लक्षण होते हैं। जिन स्थानों पर सिंचाई और वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर ये मृदाएं अधिक पाई जाती हैं तथा इस प्रकार की मृदाओं की भौतिक स्थिति एवं संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है तथा इन मृदाओं में रहने वाला सूक्ष्म तत्व एवं सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और इस प्रकार की मृदाओं में खेती करने पर आप देखेंगे कि उत्पादन कम प्राप्त होता है तथा पौधे बौने और अविकसित रह जाते हैं। जहां पर कम सिंचाई के साधन होते हैं वहां पर इस प्रकार की भूमि हो जाती है, या कभी कभी जब सिंचाई जल लवणीय हो तो तब ऐसी अवस्था में मृदा लवणीय या क्षारीय हो जाती है। साथ ही साथ फसलों पर उर्वरकों व रसायनों के असंतुलित व्यवहार के कारण भी मृदा लवणीय एवं क्षारीय हो जाती है। ऐसी ही लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं हमारे प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन भूमियों का सुधार किस प्रकार से किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में बेकार पड़ी इन भूमि से
अच्छा फसल उत्पादन किया जा सके। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति क्षारीय है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है। इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी को सुधारने का दूसरा जो तरीका है वो है हरी खादों का प्रयोग, जैसे ढैंचा, सनई, लोबिया, बरसीम आदि को खेत में लगाते हैं तथा जब यह फसलें पुष्पन अवस्था में आ जाएं, तब उन्हें खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इससे मृदा की भौतिक संरचनाओं में सुधार आएगा। इसके साथ ही गोबर की खाद व कंपोस्ट का प्रयोग करें। इन खादों के सड़ने से मृदा में जैव रासायनिक क्रिया होती है, जिससे मृदा में सुधार होता है। इसके अलावा जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है वहाँ गन्ने का प्रेस मड निकालकर मिट्टी में लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिला देना चाहिए। इससे मिट्टी की भौतिक संरचनाओं में सुधार आता है। इस प्रकार की भूमि सुधारने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। क्षारीय भूमि सुधारने हेतु जिप्सम 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा में सुधार होता है। अब दूसरी मृदा जो पाई जाती है उनका पीएच 6 से 7 होता है, जो कि बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलों तथा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त होती है तथा अच्छा उत्पादन देती है। अब यदि अम्लीय मृदाओं की बात करें, उनका पीएच मान 6 से कम होता है तथा इनमें रासायनिक अम्लों की मात्रा अधिक होती है। ऐसी मृदाओं में हम फसलों को नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रेट तत्व के स्थान पर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम तत्व आ जाते हैं, जो कि पौधों के लिए जहरीले होते हैं। जहाँ की मृदाओं में अत्यधिक एल्यूमिनियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग होता है, वहाँ की भूमि भी अम्लीय हो जाती है। साथ ही भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं अम्लीय मृदाओं के सुधार की। इसके लिए सर्वप्रथम मृदा में निक्षालन रोकना जरूरी होता है। इस प्रकार की मृदाओं में नत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग न करें, क्योंकि यह भूमि में अम्लीयता को बढ़ाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, MOP आदि। इसके अलावा हरी खाद का प्रयोग करें तथा मिट्टी के जांच के आधार पर चूने का प्रयोग करें। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा मृदाओं का सुधार कर आप फसलों से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, इसमें कोई शक नहीं है। इस व्यवसाय को अपनाकर बहुत सारे किसान लाभ कमा रहे हैं। इस व्यवसाय को करने में कुछ परेशानियां आती हैं, क्योंकि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण पड़ रही गर्मी कुक्कुटों में परेशानी को पैदा करती है। फलस्वरूप मुर्गियां दाना खाना बंद कर देती हैं और सुस्त हो जाती हैं। इससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लिहाजा उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप मुर्गियों का देखरेख गर्मी के अनुसार करेंगे तो आपका मुर्गी पालन व्यवसाय में इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। इसकी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SK शुक्ला से। मुर्गियों को आमतौर पे 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापक्रम मिलना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापक्रम हो जाता है तो उसमें हीट स्ट्रोक के या गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापक्रम हो जाता है तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और कुक्कुटशाला का तापक्रम भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं। और ये गर्मी का जो प्रकोप है ये ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है अंडे देने वाली मुर्गियों की अपेक्षा। ये आमतौर पर जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, जो वज़न में ज़्यादा होती हैं, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें अधिक होता है। या ऐसे ब्रायलर पक्षी जो चूज़ों के लिए पैदा करने के लिए रखते हैं, जिनको हम पेरेंट स्टॉक कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। और ये गर्मी को दूर करने के लिए
अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए तेज़ी से सांस लेती हैं और लगातार हाँफती रहती हैं। और जब बहुत ज़्यादा हाँफती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो हृदय गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और सांस लेने में जो रक्त की मात्रा है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से थक्के बन जाते हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और धीरे धीरे मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक आमतौर पे जो गर्मी की वजह से मुर्गियों में मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन जो मुर्गियां डीप लीटर पद्धति में पाली जाती हैं उनमें गर्मी का प्रकोप कम होता है। जो मुर्गियां केज सिस्टम में पाली जाती हैं उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि केज सिस्टम में मुर्गियां घूम नहीं पाती हैं तो वो अपने आप को वातावरण में परिवर्तित नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से केज विधि से जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनमें गर्मियों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। कुक्कुटशाला में स्ट्रेस के कारण जैसे वातावरण अधिक या तापमान अधिक हो जाना, पर्याप्त पीने का पानी ना उपलब्ध होना, पर्याप्त हवा ना मिलना, कम जगह पर अधिक मुर्गियां पालना, पोल्ट्री हाउस के आसपास पेड़ पौधे ना होना, वहाँ खुला होता है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो कुक्कुट गृह हैं वो ठंडे नहीं रहते हैं। और कुक्कुटशाला की ऊंचाई यदि कम है तो भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसीलिए कुक्कुटशाला में कम से कम 14 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए बीच में, और जो किनारे के हैं उसमें कम से कम 10 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में उनको गर्मी कम लगे। जो गर्मी का प्रकोप मैंने पहले ही बताया कि ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है, अंडे देने वाली मुर्गियों में कम होता है। इसमें जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, मुंह खोल करके तेज़ी से सांस लेती हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की मात्रा उनको बहुत देना होता है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, खाना कम खाने लग जाती हैं, दाना कम खाती हैं, अंडा उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है और अंडे का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, जो अंडे का छिलका है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कैल्शियम का पर्याप्त आंतों से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से छिलका पतला हो जाता है। ब्रायलर पक्षियों का वजन कम हो जाता है। जब गर्मी की वजह से बहुत अधिक मुर्गियां मरने लग जाती हैं तो मृत पक्षियों का 100 परीक्षण करने पर छाती का जो मांस है, जो सीने का मांस है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो उबला हुआ मांस या पके हुए मांस की तरह दिखाई देता है। मांस का रंग जो है सामान्यतः लाल होता है, लेकिन यदि गर्मी से पक्षी मरे हुए हैं तो उसका रंग पीला या सफ़ेद हो जाएगा। और किसी पक्षी में पेट के अंदर खून जमा हुआ मिलेगा, नाक और मुंह से जो है स्राव निकलता है। तो अगर इस तरीके के पक्षियों में, मरे हुए पक्षियों में लक्षण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि ये गर्मी की वजह से मर सकते हैं। इसके उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है कि ताज़ा और ठंडा पानी पिलाएं और हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था हो। इसके लिए आप फर्राटे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। पंखे छत वाले नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में छत वाले पंखे गर्म हवा फेंक देते हैं। पंखे छत वाले तभी काम करेंगे यदि छत के ऊपर आपने स्प्रिंकलर लगाए हैं और छत को ठंडा कर रहे हैं पानी छिड़क करके, तो उसमें छत वाले पंखे काम कर जाते हैं। वैसे सही से रहता है कूलर लगाएं, कूलर से बहुत फ़ायदा रहता है। और केज विधि में जब से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे छत के ऊपर स्प्रिंकलर या फव्वारे लगाएं, जिसकी वजह से छत ठंडी रहेगी, तो उसके जो कुक्कुटशाला का तापक्रम है वो भी ठंडा रहेगा। कई मुर्गीशालाओं में पर्दे लगा सकते हैं, जो पतला टाट होता है उसको लगाएं और उसको पानी से गीला करते रहें, जिसकी वजह से ठंडी हवा छन छन करके मुर्गी घर में जाएगी और मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये आजकल मुर्गियों के लिए बहुत उपलब्ध हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिन में 2 बार पिलाएं, या दाने में 100 से 200 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से मिला करके खिलाएं। विटामिन सी है, ये 10 से 15 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से दाने में मिला के खिलाएं, या आंवला पाउडर भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही बिछावन का भी ध्यान रखते हैं। जो मुर्गी का बिछावन है उसकी मोटाई कम रहनी चाहिए, गर्मी के दिनों में 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुक्कुटशाला के पास सहतूत का या बोगनविलिया के पेड़ लगाएं, क्योंकि सहतूत का पेड़ जो है वो जाड़े के दिनों में पतझड़ हो जाता है और गर्मी के दिनों में हरी पत्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से ठंडक रहती है। तो अगर मुर्गी घर के आसपास सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं या बोगनविलिया के पेड़ लगे हुए हैं तो वो मुर्गी घर को ठंडा रखेंगे। और इस तरीके से अगर किसान भाई मुर्गियों की देखभाल करेंगे गर्मियों में तो उनको उचित लाभ मिलेगा और उनकी मुर्गियाँ कम मरेंगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में अमरूद के बाग सभी क्षेत्रों में देखने में मिलते हैं और हमारे जिन किसानों ने इनके नए बाग लगाए हैं वो अभी वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में होंगे। लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में इन पौधों को तेज गर्मी से तो बचाना ही है, साथ ही इनमें कुछ समसामयिक कार्यों का भी करना जरूरी है, तभी आगे इन बागों से अधिक उपज मिल पाएगी। अतः इस समय अमरूद के नए बाग की देखरेख एवं कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान विशेषज्ञ JS ध्रुव। जो किसान भाई अभी वर्तमान में फरवरी और मार्च के महीने में अमरूद का पौधरोपण किए हैं, उनको मुख्य रूप से अभी गर्मी के सीज़न में तेज़ गर्मी से बचाव के लिए मुख्य रूप से पौधों को मल्चिंग करना ज़रूरी है। किसान भाई पौधे के किनारे आसपास दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से जहाँ पर आपका गर्म हवा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में पुआल का मल्चिंग कर सकते हैं और उसका घास फूस का भी मल्चिंग करके पौधे को ढके ताकि गर्म हवा और तेज़ धूप से बचाव किया जा सके और पौधे की मरने से बचाया जा सके। इसके साथ ही किसान भाइयों को विशेष रूप से सिंचाई में ध्यान देना चाहिए क्योंकि गर्मी में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो समय समय पर पौधे की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें या 1 हफ्ते के अंतराल से पौधे में सिंचाई करें। अब किसान भाई को विशेष सलाह देंगे कि अपने जो अभी अमरूद की खेती कर रहे हैं वो सिंचाई के रूप में टपक सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे आपका पानी की समुचित मात्रा में पौधे को उपलब्ध होता है और साथ ही साथ पानी एक ही जगह पौधे को मिलने के कारण अगल बगल घास नहीं होता और इससे अपने नींदा की जो समस्या है उससे निजात मिलता है। हाँ, किसान भाई एक और ध्यान दें, अमरूद के पौधे के समुचित विकास के लिए, अच्छे फलन के लिए विशेष तौर पर जब पौधा आपका 1 मीटर का अगर हो जाए तो ऊपर में जो 90 सेंटीमीटर के ऊपर में टाप कर देना चाहिए, जिसके कारण आपका जो पौधे का विकास जो ऊपर हो रहा है वो रुक के अगल बगल होगा और इससे बढ़िया कैनोपी बनेगा, तो उसके कारण आपका पौधे का जो नए कल्ले निकलने से अधिकतम शाखाओं का विकास होने से आपका फलन अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। साथ ही किसान भाई विशेष ध्यान दें, जब अपने ये अभी मई के बाद जून महीने में पौधे को खाद की आवश्यकता होती है, जिसमें किसान भाई थाले जो बनाए हैं उसमें 10 किलो गोबर खाद, 50 ग्राम नत्रजन, 30 ग्राम सुपर फास्फेट और 50 ग्राम पोटास मिला के डालें। और इसके थाला भराई के पास अगर बारिश होता है तो सिंचाई का आवश्यकता नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होता तो एक सिंचाई करें ताकि उसमें खाद जो मिलाए हैं पूर्ण रूप से पौधा उसको अवशोषित कर सके। साथ ही साथ किसान भाई इसमें लगने वाले कीट के बारे में भी थोड़ा ध्यान दें, जिसमें मुख्य रूप से छाल खाने वाले कीट को जो छाल भक्षक कीट कहते हैं उसमें लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, जिसमें कीट छाल को खा के उसी के नीचे छुप जाते हैं और दिखाई नहीं पड़ते, धीरे धीरे पौधे के पूरा छाल को खा के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके रोकथाम के लिए किसान भाई मेलाथियान जो दवाई आता है उस मेलाथियान 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के छिड़काव करें, या किसान भाई जो छाल खाने वाले कीट हैं उसमें अगर कीट को जहाँ पर वो रुकते हैं विश्राम करते हैं वहाँ पर फाहा में रुई में केरोसिन मिला के भी डाल के उसका उपचार कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो बीमारी लगता है जिसे उकटा बीमारी कहते हैं, उस जो जिसमें पौधे ऊपर भाग से धीरे धीरे सूखते जाता है और अंत में पौधा
मर जाता है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाई बहाव पद्धति से सिंचाई नहीं करें, जिसमें एक पेड़ से दूसरे पौधे में इसके जो फंगस है, जीवाणु है, वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाके पौधे को संक्रमित कर देते हैं। इस कारण पानी के बहाव को रोकें। इसके लिए मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई बहुत अच्छा उपयोगी है, क्योंकि पानी जो अपन सिंचाई करते हैं तो वो सिर्फ पौधे को मिलता है और अगल बगल नहीं फैलता। उगटा रोग के रोकथाम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें छिड़काव करें, और जिसमें पूर्ण रूप से ग्रसित हो उसको काट के अलग कर दें। किसान भाई ये ध्यान दें कि पौधे 3 से 4 साल के बाद अच्छे फलन में आता है, जिसमें 500 से 1000 फल प्राप्त होते हैं। वहीं अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है तंबौर सीतापुर के सत्येंद्र चौधरी ने। आपने हरे भुट्टों के उत्पादन हेतु मक्के की फसल ली है, जिसमें किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बसंतकालीन मक्का की बुवाई आमतौर पर हम भुट्टे के लिए है, हरे भुट्टे के लिए करते हैं या दाने के लिए। आपने बुवाई के समय जो संस्तुत मात्रा है, जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संस्तुत है, जिसमें से आधी नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस और पोटास की मात्रा आपने बुवाई के समय उपयोग की होगी। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके 2 बार में दें। पहली जो फसल आपकी घुटनों की अवस्था तक या आपके घुटने तक लगभग ऊंचाई की हो जाए उस समय डाल दें, और दूसरी जो है वो आप देखें कि इसमें नर मंजरी निकल रही हो उस समय तक डाल देना चाहिए, जिससे कि आप देखेंगे कि फसल आपकी अच्छी होगी। सिंचाई की बात आती है तो ये जायद का मौसम है, इसमें ज़्यादा तापक्रम रहता है, तेज़ हवाएं भी गर्म चलती हैं, जिस वजह से जल्दी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखेंगे कि 10-12 दिन के अंतर पर आप इसमें हल्की सिंचाई करते रहें तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन अच्छा होगा। तीसरी बात आती है कि जैसी फसल आपकी घुटनों की अवस्था हो जाए उसके बाद इसमें जब भुट्टे बनते हैं तो अधिक भार की वजह से फसल गिरने की संभावना रहती है। तो इसमें मिट्टी चढ़ाई का, जिसे अर्थिंग कहते हैं, वो क्रिया भी कर देना आवश्यक रहता है, जिससे कि फसल आप एक तो यह है कि ज़्यादा पानी या बारिश हो जाती किसी वजह से जून में तो फसल गिरेगी नहीं हवाओं से, और दूसरा आपकी फसल पौधे मजबूत होंगे तो अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है चंदनपुर बलरामपुर के शमशेर चौबे ने। आपने ट्रैक्टर की देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, कम से कम डीजल में, कम से कम ट्रैक्टर में नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम निकाल सकें, इसके बारे में मैं अब जो मेरे अपने अनुभव हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, जो हमारा ड्राइवर है, वो इतना दक्ष होना चाहिए, उसे इतना अनुभव होना चाहिए ट्रैक्टर चलाने का। ट्रैक्टर से तरह तरह की कई बार आवाज़ आने लगती है तो वो उसे समझे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद खेती में क्या स्थिति है, बतर आपकी कैसी है, कहीं ज़्यादा गीला तो नहीं है, कहीं अधिक कड़ा तो नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे कि जैसे आप खेत में जुताई के लिए जा रहे हैं और यदि आपका खेत अधिक गीला है, मतलब जितनी नमी हमें चाहिए खेत में उससे कहीं ज़्यादा नमी है, तो उसमें 2-3 तरह से हमें नुकसान होता है। पहले तो हमें जैसा खेत सुधारना चाहिए, जैसे मिट्टी भुरभुरी बनना चाहिए, वो नहीं बनेगी। और यदि मान लो ज़्यादा अपन ने उस पर बल प्रयोग किया तो कल्टीवेटर की टाइंस भी टूटने की संभावना है, इंजन भी बंद होगा, अंदर कोई गियर में भी कोई ख़राबी आ सकती है। तो खेत में जिस तरह की मिट्टी है, जिस तरह की मिट्टी हमें खिंचाव मांग रही है, उस तरह से हम गियर का सिलेक्शन करें। और जो इंजन के जो चक्कर होते हैं, आरपीएम जिसे हम कहते हैं, वो आरपीएम हमें बराबर यदि स्टैंडर्ड मान रखा, उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि इतना आरपीएम होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, वो स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। जितने हॉर्स पावर का हमारा ट्रैक्टर है और जो भी हम यंत्र उसमें उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे रोटावेटर हो, चाहे सीडल हो, कल्टीवेटर हो, उनका जो खिंचाई की क्षमता है उस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर से कम होना चाहिए। यानी कि जो हम जैसे थ्रेसर हम 25 हॉर्स पावर का चला रहे हैं तो ट्रैक्टर कम से कम 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर का हो। यदि हमने 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में 35 हॉर्स पावर का थ्रेसर यूज़ कर दिया, उपयोग कर दिया, तो बल ज़्यादा लगेगा,
ट्रैक्टर में डीजल का खर्च बढ़ेगा, ट्रैक्टर में घर्षण ज़्यादा होगा और उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। जो हम कार्य करना चाह रहे हैं वो कम होगा। ट्रैक्टर में हमेशा सेल्फ स्टार्ट हो। कई बार क्या होता है, बैटरी ख़राब रहती है या जो स्टार्टर मोटर है जिसे हम सेल्फ कहते हैं, यदि वो ख़राब है तो हमें धक्का की स्थिति बनती है। उस स्थिति में फिर हमें ट्रैक्टर को चालू करके रखना पड़ता है, जिससे भी हम कम से कम 5 से 10% डीजल की बचत कर सकते हैं। ट्रैक्टर में हम देखते हैं कई जगह ग्रीस देने के लिए ग्रीस पॉइंट दिए होते हैं, तो इनमें हम समय समय पर ग्रीसिंग करें। जहाँ ऑयल देने की आवश्यकता है वहाँ पर ऑयल देंगे, तो वो जो पार्ट हमारे हैं ट्रैक्टर के, एक तो वो कम घिसेंगे, दूसरा उसमें जब हम ऑयल देंगे तो उसमें आसानी से चलेंगे, तो डीजल में भी हमारी बचत होगी। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे एयर फिल्टर की। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कितने दिन में एयर फिल्टर को साफ़ कर रहे हैं, एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं है। दूसरा एक और उस पर बिंदु ये आता है कि यदि मान लो धुआं ज़्यादा दे रहा है साइलेंसर में से, तो हमें समझना चाहिए कि ब्लॉकेज है उसमें कहीं ना कहीं, या तो हमारा जो डीजल है उसमें कुछ मिक्सिंग है, केरोसिन उसमें हो सकता है। तो जैसे भी हमें समझ में आता है कि इससे काला धुआं निकल रहा है, तुरंत एयर फिल्टर देखें, डीजल को देखें, उसके कारण पे हम जाएं और कारण को ठीक करने का प्रयास करें। किसान भाइयों, जैसे अभी मैंने बाहरी लुब्रिकेंट की बात की थी कि बाहर जो हम स्नेक ग्रीस देते हैं या जहाँ ऑयल के बिंदु वहाँ ऑयल देते हैं, इसी तरह से ट्रैक्टर के अंदर भी लुब्रिकेशन होता है। जैसे हम ऑयल देते हैं तो ऑयल कब बदलना है ये भी निश्चित है, तो वो समय पे यदि हम बदलेंगे एक सीज़न में, जैसे हमारा रबी का सीज़न है, इससे आने से पहले हम पूरा मेंटेनेंस, ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए आपको दिखाते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.